अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और इसके ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट क्या आते हैं। ठीक है। हमने प्रीवियसली भी काफ़ी सारे लेक्चर्स में ये चीज़ डिस्कस की है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली फाइट और फ्लाइट कंडीशन में जो आपकी एक्टिविटीज़ इनिशिएट होती हैं उनको बोलते हैं। उनको बेसिकली ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सेम एज दैट जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो आपकी नॉर्मल रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन में जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको कंट्रोल करता है। अब इनके ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इनका डिफरेंट ऑर्गन्स पे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने वन बाय वन डिफरेंट ऑर्गन्स पे इनके रिस्पॉन्सेज देखने हैं कि जब ये वाला एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, जब दूसरा एक्टिवेट होगा तब क्या होगा। ठीक है। ये पूरा जो चैप्टर है वो इस एक टेबल पे बेस्ड करता है, क्योंकि आगे जब हम ड्रग्स पढ़ेंगे तो बेसिकली हम देखेंगे कि एगोनिस्ट ड्रग क्या कर रही हैं। एगोनिस्ट ड्रग जो होंगी वो ये इन्हीं एक्टिविटीज को इंक्रीज करेंगी। जो सिंपैथेटिक एगोनिस्ट होंगे वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को इंक्रीज करेंगे। जो पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट होंगे वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस ये एक्टिविटीज को इंक्रीज करेंगे। अब जो सिंपैथेटिक एंटागोनिस्ट होगा वो सिंपैथेटिक यही जो फंक्शंस लिखे हैं सिंपैथेटिक के इन्हीं को वो डिक्रीज कर देगा, और इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट जो होगा वो इन्हीं फंक्शंस को जो पैरासिम्पैथेटिक में लिखे हैं उन्हें डिक्रीज कर देगा। ठीक है, या स्टॉप कर देगा या इनहिबिट कर देगा, एक ही मतलब होता है सबका। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले ना आपका है आई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपका आ जाता है आई। हमने आई पे देखना है कि आई पे आपका क्या रिस्पॉन्स है। तो अगर आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी एक्टिवेट होती है, यानी कि कोई फाइट और फ्लाइट कंडीशन आ गई, कोई भी हो सकती है, कोई फाइट हो सकती है, कोई आपको सडन न्यूज़ मिल सकती है, कोई कोई भी कोई आपको अलार्म बज सकता है, जिस तरह फायर अलार्म आपने उसमें रिस्पॉन्स देना होता है। ठीक है। इन सब सिचुएशन में आपकी आई पे क्या रिस्पॉन्स आएगा, आपकी आइरिस जो मसल्स होते हैं, ठीक है, आइरिस रेडियल मसल, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी और आपका जो प्यूपिल होता है वो डायलेट कर जाता है। ठीक है। अब ये जो प्यूपिल है ये कौन सा पोर्शन है, ये प्यूपिल जो होता है बेसिकली जो आपका लेंस होता है ना, लेंस। ठीक है। लेंस के बिल्कुल जो मिड में वो जो आपको पॉइंट नजर आ रहा होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, उस पॉइंट को बेसिकली क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है। आपके लेंस के बिल्कुल क्या होता है, मिड में होता है वो पॉइंट। अब ये जो प्यूपिल है इसके डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, जब भी प्यूपिल डायलेट होगा मतलब फैल जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा साइज में, तो उससे क्या होगा, आपकी जो दूर देखने की एबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, आपको दूर तक की चीजें भी क्लियर नजर आती हैं। और इस दौरान जो आपके सिलरी मसल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। अब अगर इसके ऑपोजिट देखें पैरासिम्पैथेटिक एक्शन में, तो उसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है आइरिस स्फिंक्टर मसल्स की, और प्यूपिल क्या हो रहा है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, प्यूपिल का साइज छोटा हो रहा है। जब प्यूपिल का साइज छोटा होगा तो आपकी दूर देखने से ज्यादा आपकी जो नियर विजन होती है, करीब की नजर होती है, वो ज्यादा अच्छे से काम कर रही होती है। ठीक है। तो नियर विजन को इंक्रीज करता है और साथ में क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है सिलरी मसल्स की, लेंस एकोमोडेट हो रहा है फॉर नियर विजन, मतलब आपको करीब की चीज क्लियर नजर आएगी। ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका इफेक्ट है किस पे, आई पे। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो किस पे है, वो है हार्ट पे, कि हार्ट पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या असर होता है। अब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी, इनिशिएट होंगी, तो आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इंक्रीज हार्ट रेट भी होगा, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज होगी, यानी कि उसके मसल तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। उसकी जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट क्या होता है बेसिकली, नंबर ऑफ कार्डिक साइकिल्स होती है 1 मिनट में। ठीक है।
तो वो हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा, वो स्पीडली हार्ट ना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, ठीक है। और पैरासिम्पथेटिक में इसके क्या एक्शन होंगे, डिक्रीज हो जाएगा रेट और डिक्रीज हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टिलिटी। बेसिकली हम इसे इस तरह भी ले सकते हैं कि ये ना आपकी नॉर्मल रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट होता है आपकी इन सिस्टम्स का, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट जब होगा ना, तो बेसिकली देखें आपकी ना एक तो होंगी आपके मसल्स वगैरह में ब्लड वेसल्स, दूसरी होंगी आपकी स्किन वगैरह में ब्लड वेसल्स। तो जो सिंपैथेटिक एक्शन होता है उसमें जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनकी ब्लड वेसल डायलेट कर दी जाती हैं। डायलेट मतलब फैल जाती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो ब्लड सप्लाई है आपके मसल्स की तरफ उसको इंक्रीज किया जाए। क्योंकि देखिए जब आपने कोई रिस्पॉन्स देना होता है ना, क्विक रिस्पॉन्स, तो उसमें आपको ना मसल्स का भी यूज करना होता है, ठीक है। तो मसल्स तब काम बेटर वे में करेंगे जब उन्हें ब्लड सप्लाई ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया जाता है सो दैट उनकी उनसे ज़्यादा ब्लड पास हो और ज़्यादा उस मसल के एरिया को ऑक्सीजन भी मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, ताकि ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन की जा सके और ज़्यादा बेटर वे में स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके। जबकि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, सुपरफिशियली, उनको कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है और उधर उनकी कंस्ट्रक्शन की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो सारा आपके मसल्स की तरफ शिफ्ट किया जाता है और वाइटल ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है। ये जो ब्लड शिफ्ट आती है ब्लड फ्लो की, वो वाइटल ऑर्गन्स की तरफ आती है। आपकी किडनी को, आपके लिवर को, आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को ज़्यादा ब्लड सप्लाई दी जाती है एज कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स एज वेल एज स्केलेटल मसल्स को भी जबकि अगर हम पैरासिम्पथेटिक की बात करें तो उसमें ना आपका रूटीन वाइज होगा। फिर उसमें ये देखेंगे कि समर्स हैं या विंटर्स हैं। समर्स, आपको पता है आपकी बॉडी नॉर्मली समर्स में डिफरेंट तरह से काम करती है, नॉर्मली आपकी बॉडी विंटर्स में डिफरेंट तरह से काम करती है। तो ये सब उसी पे बेस्ड करता है कि कॉन्ट्रैक्शन होगी या रिलैक्सेशन, बस वो नॉर्मल रहेंगी ब्लड वेसल्स, ठीक है। उसके बाद किडनी। किडनी में क्या होगा, जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो रेनिन की सिक्रीशन इंक्रीज करेगी। रेनिन अब बेसिकली क्या, एक ऐसा केमिकल है जो कि क्या करता है, बीटा वन एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है और अल्फा वन एक्टिविटीज को डिक्रीज करता है। अब ये जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स है ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप अगर कह लेना तो रेनिन भी एक तरह से ऐसा केमिकल है जो ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। ये जो है ना आपकी ब्लड वेसल्स पे इसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो जाके असर करता है और अल्टीमेटली क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है, ठीक है, हार्ट रेट वगैरह भी इंक्रीज करता है। ये ना एक पूरा पाथवे है जो हम जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वाला आपका चैप्टर है ना, उसमें ये हम पाथवे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेनिन कैसे काम करता है। फिलहाल के लिए आप ये याद रखें कि ये केमिकल है जो किडनी प्रोड्यूस करती है और इसका रोल किस में है, ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस में या रेगुलेशन में रोल है, ठीक है। तो किडनी पे क्या असर होगा, रेनिन की प्रोडक्शन कर दी जाएगी। उसके बाद है ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स। अब ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डायलेट कर दिया जाएगा, उन्हें उनका जो पैसेज है वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस ये क्यों किया जा रहा है, ताकि आप कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑक्सीजन इनहेल कर सकें और वो आपकी बॉडी को मिल सके, प्रॉपर ब्रीदिंग ले सके, ठीक है, और अच्छा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद पैरासिम्पथेटिक में जबकि ये नॉर्मल रहती है कंस्ट्रक्टेड सी, ठीक है, नॉर्मल कंस्ट्रक्टेड सी रहती है मतलब एक नॉर्मल साइज में, और सिक्रीशन जो होती है पैरासिम्पथेटिक में इंक्रीज होती हैं। और अगर किसी वजह से आपकी पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो सिक्रीशन बहुत ज़्यादा भी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। हमने आपको बताया ना कि आपकी बॉडी का हर पार्ट एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज में काम करता है, नॉर्मल रेंज में, ठीक है। जरा सी भी उसमें डेविएशन आएगी इसका मतलब आपको बीमारी हो गई, ठीक है। तो अगर पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो भी मसला है, डिक्रीज हो जाएगी तो भी मसला है, ठीक है। तो दोनों मसलों को रेगुलेट करने के लिए हम दवाई यूज़ करते हैं, ड्रग्स या मेडिसिन यूज़ करते हैं।
और वो ड्रग और मेडिसिन क्या करती हैं, वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज को, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को अचीव करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद आपका है जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। उस पे क्या असर होता है इसका, उस पे ये करेगा कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में आपकी जो जीआईटी की एक्टिविटी होती है ना, उन्हें डिप्रेस कर दिया जाता है, उन्हें डिक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर्स हो जाएगी, जितने भी स्फिंक्टर्स हैं, स्फिंक्टर्स मैंने आपको बताया था गेटवेज होते हैं, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे आपका ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान में एक स्फिंक्टर है, फिर आपका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में एक स्फिंक्टर है, फिर इसी तरह स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इनके दरमियान में जो स्फिंक्टर्स होते हैं ना, डोरवेज होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और जो मसल्स की मोटिलिटी और टोन है उससे भी डिक्रीज किया जाता है। यानी कि आपको पता है कि आपकी जो जीआईटी है उसमें हर वक्त जो होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और डिफरेंट प्लेसेस में हमने डिफरेंट मूवमेंट पढ़ी थी, मैस मूवमेंट भी पढ़ी थी हमने, सेगमेंटल मूवमेंट भी पढ़ी थी, ठीक है। तो ये जितनी बेसिक मूवमेंट्स होती हैं, इन पे क्या असर करेगा, ये बेसिकली उनकी एक्टिविटीज को डिक्रीज कर देता है, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज को डिक्रीज कर देगा। और अल्टीमेटली ताकि ना जो आपके बाकी फंक्शन है, वाइटल फंक्शन, हार्ट का, लिवर का, किडनी का, उनको इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। जबकि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो ये जीआईटी आपका नॉर्मल काम कर रहा होता है, इसकी मोटिलिटी भी और टोन भी इंक्रीज होती है, अच्छी होती है, और स्फिंक्टर भी जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स दोनों कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जेनिटेलियाज में। मेल में क्या होगा, मेल में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो इजैक्यूलेशन की स्टिम्युलेशन होगी, ठीक है। और जब पैरासिम्पैथेटिक होगा तो आपकी इरेक्शन हो जाएगी। अब फीमेल्स में क्या है, फीमेल्स में जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस होगी, और बाकी जो है इसका पैरासिम्पैथेटिक में वो नॉर्मल ही रहता है। उसके बाद आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स में आपका क्या होता है कि अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी तो आपको पता है सलाइवरी सिक्रीशन जीआईटी में आती है, और जीआईटी की सारी एक्टिविटीज डिक्रीज हो रही हैं, तो इसका मतलब सलाइवा की प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब थिक विस्कस सिक्रीशन होगी, मतलब उसमें लिक्विड कम होगा, तो थिक सा हो जाएगा, ठीक है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक जब एक्टिवेट होता है तो लार्ज वाटरी सिक्रीशन बनती है। उसके अलावा एड्रीनल मेड्यूला जो किडनी के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो रिलीज करता है एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। और ये कब रिलीज करता है, ये तब रिलीज करता है जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो तब ये नहीं रिलीज करता। उसके बाद आपका आ जाता है लक्राइमल ग्लैंड। लक्राइमल ग्लैंड बेसिकली आपकी आई में होते हैं, बिल्कुल ये जो नोज के साथ आपकी आई का एरिया होता है ना, इधर होते हैं। और लक्राइमल ग्लैंड जो होते हैं वो, इन्हें क्या कहते हैं, टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ये टीयर की प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो इनकी इनकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है एक तरह से, ठीक है। लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो रही होती है तो ये स्टिम्युलेट हो जाते हैं। तो ये सारे आपके क्या थे, ये रोल्स थे आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, उन डिफरेंट ऑर्गन्स के, डिफरेंट इफेक्टर ऑर्गन्स पे वो क्या इफेक्ट, क्या एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम और कर लेते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का मैंने आपको न्यूरोट्रांसमीटर बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, सिंपैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर है नोरेपिनेफ्रिन, और जो पैरासिम्पैथेटिक का है वो है एसिटाइलकोलिन, ठीक है, हमने डायग्रामेटिकली भी उससे किया था। अब ये इन दोनों के जो रिसेप्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, अल्फा और बीटा रिसेप्टर हैं सिंपैथेटिक के, और पैरासिम्पैथेटिक के आपके कौन से, मस्करिनिक और निकोटिनिक। अब हम इन रिसेप्टर्स को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ना फिर हम आपकी प्रॉपर ड्रग्स जो हैं, मेडिसिन, उनको स्टार्ट लेंगे, उन्हें पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी सबसे पहले ना हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर देख लेते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स को भी बोलते हैं। अब है मस्करिनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ये जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं,
रिसेप्टर्स जो हैं उनकी कितने टाइप्स हैं? मस्करीनिक रिसेप्टर्स की आपकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, ठीक है। इनमें से M1 से M3 तक यहाँ पर मेंशन है। उसके अलावा अगर निकोटिनिक की देखें तो उनकी दो टाइप्स होती हैं, NM और NN, ठीक है। अब इनको वन बाय वन हम ना देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ है। अब जो M1 है ना वो सिक्रीटरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। अब हमने अभी पढ़ा कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी जो सिक्रीशन होता है उनको कंट्रोल करता है, जैसे जीआईटी की सिक्रीशन, रिस्पायरेटरी सिस्टम की सिक्रीशन। हमने कहा था कि जब पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेट होगा तो रिस्पायरेटरी सिक्रीशन भी इंक्रीज होती है, जीआईटी सिक्रीशन या सलाइवा वगैरह भी इंक्रीज होता है। तो ये सलाइवा, स्टमक, स्वेट, लैक्रिमेशन, इन सब ग्लैंड्स में आपके कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? M1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। M1 रिसेप्टर्स कब एक्टिवेट होंगे? जब इधर एसिटाइल कोलिन आके रिलीज होगा, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर है आपके पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो वो एसिटाइल कोलिन आएगा, M1 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और इन सब की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। उसके बाद है M2 रिसेप्टर्स। M2 रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट में। अब ये क्या करेंगे? जब एसिटाइल कोलिन आएगा M2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो अल्टीमेटली हार्ट की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, हार्ट रेट डिक्रीज होगा और आपको ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया का क्या मतलब है? ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाना, ठीक है। उसके बाद आपके M3 रिसेप्टर्स हैं जो स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है, जिधर लिखा हुआ है जीआईटी, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अब ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स करवाते हैं, डायरिया करवा सकते हैं, ब्रोंकोस्पैज्म, यूरिनेशन। ब्रोंकोस्पैज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्रोंकाई की कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। और यूरिनेशन, यूरिन की प्रोडक्शन भी ये नॉर्मल हो रही होती है, ज्यादा हो रही होती है। उसके बाद कुछ आपके रिसेप्टर्स जो होते हैं प्यूपिलरी और सिलरी मसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने जैसे पढ़ा। और वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, कॉज किसमें? आपके मसल्स में। और मायोसिस होगा। मायोसिस बेसिकली प्यूपिल कंस्ट्रक्शन को ही बोलते हैं, ठीक है। प्यूपिल कंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम क्या है? मायोसिस। और इसमें क्या किया जाता है? इंक्रीज कर दिया जाता है फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, और आपकी जो नियर साइटनेस है उसे इंक्रीज कर दिया जाता है, इंप्रूव कर दिया जाता है। तो ये सारे रिसेप्टर थे आपके मस्करेनिक। दूसरे आपके रिसेप्टर है निकोटिनिक। निकोटिनिक के दो टाइप हैं, NM और NN। NM का मतलब है ऐसे रिसेप्टर जो मसल्स के और न्यूरॉन के दरमियान में हो। और NN का क्या मतलब है? जो न्यूरॉन और न्यूरॉन के दरमियान में हो। तो NM कहाँ होंगे? स्केलेटल मसल्स और आपकी जो नर्व एंडिंग्स है उनके दरमियान में होंगे, ये जंक्शन वहां पर होगा। और जो NN वाले हैं वो गैंग्लियाज में प्रेजेंट होंगे, जिन गैंग्लियाज की हमने बात की थी कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती हैं। ये कुछ जो होती हैं ऑर्गन के पास बना रही होती हैं, कुछ जो होती हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बना रही होती हैं, ठीक है, उसके पास बना रही होती हैं। तो बेसिकली जो ऑटोनॉमिक गैंग्लियाज होते हैं और एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं वहां पर ये NN रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो NM रिसेप्टर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब इन पे एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करेगा तो वो स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। जबकि जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं उनमें क्या होता है कि वहां पर ये गैंग्लियाज में भी आके अटैच हो जा, एसिटाइल कोलिन या एपिनेफ्रिन पे जब बाइंड करेगा तो ये गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन भी करेगा और एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन भी करेगा, ठीक है। जो एड्रिनल ग्लैंड से यानी कि जो सिक्रीशन रिलीज होती हैं, ठीक है। हमने कहा कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल जाता है, वहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, और एसिटाइल कोलिन जब निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा तो वो प्रोडक्शन करवाता है किसकी? तो वो प्रोडक्शन करवाता है एपिनेफ्रिन की और नोरेपिनेफ्रिन की, ठीक है। उनकी सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है जो कि अल्टीमेटली फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। तो ये थे आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। उसके बाद जो है ये है आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर, जिन्हें हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। अब ये जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं इनकी दो टाइप्स हैं, अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर में कौन है? अल्फा 1 और अल्फा 2 हैं, और बीटा रिसेप्टर में बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 है।
अब जो अल्फा वन रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वो आपके मसल्स में, आपके आई के मसल्स में, आपकी पाइलोमोटर मसल में, प्रोस्टेट में, हार्ट में, इन सब में अल्फा वन है। अल्फा टू आपके प्लेटलेट्स में, आपके एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल पे, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में और फैट सेल्स में प्रेजेंट। अब ये वहां पर कॉज क्या करते हैं, जो अल्फा वन रिसेप्टर्स हैं वो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। अगर ये एक्टिवेट हो गए इन पे, आपका जो इसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है एपिनेफ्रिन या नोरेपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन नोरेड्रेनलिन, ये जब आके बाइंड करता है अल्फा वन रिसेप्टर्स के साथ, तो वो क्या कॉज करते हैं, वो आपकी प्यूपिल के डायलेशन कॉज करते हैं। ठीक है, प्यूपिल यानी कि डायलेट होता है, बढ़ जाता है साइज, और आपकी जो लॉन्ग साइटनेस है वो इंक्रीज होती है। उसके अलावा जब ये पाइलोमोटर मसल्स में काम करते हैं तो इरेक्शन, इरेक्ट कर देते हैं हेयर्स को। ठीक है, उसके बाद प्रोस्टेट पे क्या है, प्रोस्टेट में कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करेंगे, हार्ट में आपकी जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद आपका जो अल्फा टू रिसेप्टर्स हैं ये आपकी प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपकी जो न्यूरो, अब देखिए अल्फा टू रिसेप्टर्स ना जब नर्व टर्मिनल पर प्रेजेंट होते हैं तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट देते हैं। इनहिबिटरी इफेक्ट का क्या मतलब है, मतलब जो सिंपथेटिक एक्टिविटी है उसको डिक्रीज करते हैं। कैसे, एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल पे जब अल्फा टू रिसेप्टर प्रेजेंट होगा और इसके साथ आके आपका न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा, या ये किसी भी रीजन की वजह से जब अल्फा टू रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को। असल में ये जो अल्फा टू रिसेप्टर्स है ना ये रेगुलेटरी रिसेप्टर्स हैं। मतलब ये देख रहे होते हैं कि हमें कितनी ज़रूरत है अपने सेल को एक्टिवेट करने की, और कितनी देर तक हमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है साइनेप्स में चाहिए ताकि वो अपना एक्शन परफॉर्म करें। ठीक है, तो बेसिकली अल्फा टू रिसेप्टर्स उस चीज़ को देखते हैं, और जब वो उनका लेवल न्यूरोट्रांसमीटर का बढ़ जाता है तो इनहिबिटरी इफेक्ट देते हैं कि और न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस नहीं करना, रिलीज नहीं करना। ठीक है, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे और फैट सेल्स में लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। उसके बाद आपके जो आ जाते हैं वो हैं आपके बीटा वन रिसेप्टर्स। बीटा वन रिसेप्टर्स आपके कहाँ प्रेजेंट है, वो आपके हार्ट में प्रेजेंट है। अब हार्ट में ये क्या करते हैं, जब भी ये एक्टिवेट होंगे आपकी फोर्स और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, बीटा टू रिसेप्टर आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और लिवर वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। अब ये वहां पर क्या करेंगे, ये डायलेशन कॉज करते हैं, स्मूथ मसल्स के रिलैक्सेशन कॉज करते हैं, स्केलेटल मसल्स में प्रोमोट करते हैं पोटेशियम के अपटेक को। उसके अलावा लिवर में आपकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन। उसके बाद आपकी जो होती है फैट सेल्स, फैट सेल्स में ये एक्टिवेट करते हैं लिपोलाइसिस को। अब फैट सेल्स में क्या होता है, फैट स्टोर होता है, लिपिड स्टोर होते हैं, तो उधर लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाएंगे। ठीक है, लाइसिस का मतलब ही होता है ब्रेकडाउन। तो ये आपकी लोकेशन थी कि आपके कौन से रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपके ड्रग्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे।